परमाणु संरचना और आधुनिक विचार। आप इस चैप्टर को किसी भी नाम से जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपकी बुक्स में ये चैप्टर किसी अलग नाम। बात करेंगे परमाणु की, तो परमाणु होता क्या है पहले समझेंगे, उसके बाद मैं आपको हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा कि परमाणु किसे कहते हैं। सबसे पहले बात यही उठती है कि परमाणु का मतलब होता क्या है। भाई अगर मैं डाल्टन की बात करूं तो सन 1808 के समथिंग प्रोफेसर डाल्टन साहब ने हमें ये बताया कि परमाणु जो है एक ऐसा सूक्ष्म कण होता है जिसे अन्य छोटे कणों में तोड़ा नहीं जा सकता। मैंने कहा कि परमाणु एक ऐसा सूक्ष्म कण जिसे अन्य सूक्ष्म कणों में नहीं विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसे लिखेंगे, कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो मैंने कहा आपको कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं ना वे सभी की सभी, देखो कई बार ये क्वेश्चन उठता है हमारे मन में भी कि भाई मान लो हमारा शरीर है और हमारा शरीर किन चीज़ों से मिलके बना है, तो हम कहते हैं अंगों से, है ना। और हम फिर अगला क्वेश्चन ये पकड़ते हैं कि जो हमारे अंग है वे भी तो किसी न किसी चीज़ से मिलके बने होंगे। तो फिर जवाब होता है कि छोटे छोटे अंग तंत्रों से मिलके हमारा शरीर बना हुआ है। अब इसके बाद अगर हम और भी अंदर तक जाएं तो हम कहेंगे कि भाई ये जो अंग तंत्र है, बहुत सारे छोटे छोटे जो पार्ट हैं, ये किस चीज़ के बने हुए हैं। तो हमारा जवाब होता है कि ये टिश्यू के बने हुए होते हैं, जिसको हम ऊतक के नाम से जानते हैं। और भाई अगर हम बात करें कि ऊतक किससे मिलके बने होते हैं, तो बात सीधी सी है, जो हमारे जीव विज्ञान के स्टूडेंट हैं वो समझ गए होंगे कि ऊतक का निर्माण कहीं ना कहीं कोशिकाओं से होता है ना। अब फिर वही क्वेश्चन कि कोशिकाएं किससे मिलके बनी होती है। तो खैर इतने हजारों क्वेश्चन उठते हैं जिनका जवाब हमारे पास होता है और लास्ट में जाके परमाणु पर रुक जाता है। और मैं बात कर रहा हूँ 1897 से पहले तक की। तो मेरे भाई चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा समझने वाला है। अगर आप मेरी हर एक बात को बहुत अच्छे से समझेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल रसमलाई की तरह हो जाएगा, एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा आपको भाई परमाणु एक ऐसा छोटा कण, एक ऐसा सूक्ष्म कण जिसे हम अन्य छोटे कणों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो इसी को हम परमाणु कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आप सबकी समझ में आई। और ये जो डेफिनेशन भाई मैंने ली है, ये डेफिनेशन डाल्टन के हिसाब से ली है, क्योंकि जो हमारे परमाणु संरचना के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग टाइम पे भाई अलग अलग बात हमें परमाणु संरचना के संबंध में बताई। कोई वैज्ञानिक तो कहता है कि परमाणु विभाजित है, परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में भी तोड़ा जा सकता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। कुछ कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्थिर हैं, तो कुछ कहते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं है, गति कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग प्रयोग हम यहाँ पर समझेंगे। और भाई एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड करते हैं, खासकर इस चैप्टर से हमारा जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री 12th में जो क्वेश्चन उठता है तो रदरफोर्ड का क्वेश्चन उठता है। तो मैं यहाँ आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया और अब आप हेडिंग बनाएंगे। सबसे पहले परमाणु ऐसा सूक्ष्म कण जिसे अन्य छोटे कणों में, ऐसा सूक्ष्म कण जिसे अन्य छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसे परमाणु कहते हैं। इसे परमाणु कहते हैं। तो इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई, ठीक है।
अब इसके बाद भाई हेडिंग बनाएंगे आप परमाणु संरचना, परमाणु परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। मैंने कहा भाई आपको जो हमारे प्रोफेसर जॉन डाल्टन है, तो जॉन डाल्टन ने बताया कि परमाणु इतना छोटा कण होता है कि इसको अन्य छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो डाल्टन साहब क्या कहते हैं भाई, जॉन डाल्टन, लिखेंगे मेरे साथ साथ, जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु, जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु वह सूक्ष्म कण है, परमाणु वह सूक्ष्म कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। हालांकि जो ऊपर परमाणु की डेफिनेशन ली भाई वो जॉन डाल्टन के हिसाब से लिखी है मैंने, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो फिलहाल आप इतनी बात लिख लेंगे। मैंने कहा जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु बेचारा इतना छोटा कण है कि इसे अन्य छोटे कणों में डिवाइड नहीं किया जा सकता है ना। तो इसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है या निम्न है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले बात आती है कि कोई भी पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है उसी को हम परमाणु कहते हैं। इतनी बात आप जान लीजिए। मैंने कहा भाई फ़िलहाल केवल हम डाल्टन की बात कर रहे हैं, वैसे तो आजकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यानी दुनिया भर के छोटे छोटे कणों की खोज हो चुकी है, लेकिन हम केवल डिस्कस कर रहे हैं केवल जॉन डाल्टन पे। तो मैंने कहा दुनिया में जितने भी भाई छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, छोटे बड़े पदार्थ होते हैं, है ना, तो ये किससे मिलके बने होते हैं भाई, परमाणु से मिलके बने होते हैं। तो पहले पॉइंट में यही लिखूंगा मैं, देखो पदार्थ छोटे छोटे कणों को मिलाकर बना है जिसे या जिन्हें लिख लो, जिन्हें परमाणु कहते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो भाई जॉन डाल्टन ने सबसे पहले हमें अपनी करैक्टर्स में अपनी जो भी इसने करैक्टरिस्टिक्स दिए एटम के ऊपर विशेषताएं दी, तो उसमें सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो हवा हो, चाहे वो द्रव हो, मतलब चाहे वो कोई ठोस अवस्था में हो, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, तो भाई पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है ना, तो तीनों अवस्थाओं के जो छोटे कण होते हैं वो सभी कण परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इतनी बात आप सबकी समझ में आ गई। इन्होंने एक बात ये भी बताई कि परमाणु पे न तो प्लस चार्ज होता और ना ही माइनस चार्ज होता, मतलब ना तो प्लस होता परमाणु और ना ही माइनस होता, बल्कि ये विद्युत का उदासीन कण होता है। ठीक, लिखेंगे अगला पॉइंट, परमाणु विद्युत का उदासीन कण है। विद्यार्थी इतनी बात आप समझ लियो, जिसके ऊपर धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होगा करता ना, उसे हम उदासीन कहते हैं। ठीक है,
उदासीन है भाई ये बेचारा, तो उदासीन कण है। ठीक है, अगला नंबर लिखेंगे आप, परमाणुओं को, यहाँ लिखूंगा देखो मैं, परमाणुओं को न तो उत्पन्न किया जा सकता, परमाणुओं को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक परमाणु को अन्य परमाणुओं में बदला जा सकता है। बदला जा सकता है। इतनी बात सभी बच्चे जानते रहेंगे भाई कि अच्छा एक बात बताओ, जब हम किसी चीज़ को उत्पन्न नहीं करते और ना हम किसी चीज़ को नष्ट कर सकते, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं भाई किससे रिलेट करती है? वो करती है संरक्षण के नियम को। मैंने कहा कि जब हम किसी चीज़ को उत्पन्न नहीं कर सकते, हम किसी चीज़ को नष्ट नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें रिलेट करती है संरक्षण का नियम। जैसे आपने खूब पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है भाई कि हम ऊर्जा को न तो ख़त्म कर सकते और ना ही उत्पन्न कर सकते। मतलब ना तो ऊर्जा को बना सकते और ना ऊर्जा को ख़त्म कर सकते, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। बताओ समझ में आ गया? ऐसे ही परमाणु हैं। परमाणु को हम ना तो ख़त्म कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि परमाणु को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, है ना भाई? इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। और इसके संबंध में अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन उठेगा तो भाई आप मुझे बता दियो कमेंट करके, करे तो उसको समझना। मान लो जिस बच्चे ने साथ दिखाया, उसने जो दाब लगाया, उसने जो धक्का लगाया, वो P1 है, ठीक है। इसके बाद दूसरे बच्चे ने देखा, मैंने कहा यार जब यो गिरा सकता है दीवार को खेलना, चाहे गिरे ना, लेकिन कोशिश कर रहा है, तो मैं इसका साथ देना चाहिए, तो वो भी इसका साथ देगा। तो मान लीजिए वो हो जाएगा P2। ऐसे P3, P4, P5, इस तरीके से जब सारे बच्चे किसी चीज़ को एक साथ बल लगाएंगे तो जो टोटल बल लगेगा, है ना, तो क्या होगा? टोटल बल F। और अगर मैं दाब की बात करूँ तो टोटल दाब P। तो मैंने कहा भाई आपको, अगर हमारे पास बहुत सारे दाब हैं, P1, P2, P3 डॉट 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 लिखेंगे, और बहुत सारे दाब हमारे पास ही हैं, है ना, तो जो टोटल दाब होता है वो इन सब का योग होता है। इतनी बात अगर सबके समझ में आ गई तो बताओ। मैंने कहा डाल्टन के आंतरिक दाब का मतलब है कि जब हम किसी स्थिर ताप पर, टेम्परेचर को स्थिर रखना है, मतलब तापमान नहीं बदलना, ये नहीं कि आग जला देंगे आप, नहीं, टेम्परेचर को नहीं बदलना। स्थिर ताप पर जो हमारे पास किसी गैस के अवयवों पर जो छोटे छोटे लगने वाले यानी कि सूक्ष्म अलग अलग दाब है, P1, P2, P3, उन सभी का योग जो होता है भाई कुल दाब के योग के बराबर होता है। इसी को हम डाल्टन का आंतरिक दाब का नियम कहते हैं। इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई तो हेडिंग लिखेंगे डाल्टन का आंतरिक ताप पर किसी निश्चित आयतन वाले, देखो आयतन वाले जो हैं आपके पास कोई मिश्रण भी हो सकता है, ठीक है। स्थिर ताप पर किसी निश्चित आयतन वाले पदार्थ में
गैसीय पदार्थ में गैसीय कणों पर लगने वाला कुल आंशिक दाब, कुल दाब लिख लो, चलो, कुल लगने वाला कुल दाब उनके आंशिक दाबों की योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो भाई मैंने कहा आपको कि जितने भी हमारे पास कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उस पदार्थ का आयतन निश्चित है, तापमान निश्चित है। तो भाई जब आप उस पर दाब लगाओगे, छोटे छोटे आंशिक दाब, बहुत सारे दाब लगाओगे, तो कुल दाब उनके कुल योग के बराबर होगा। अर्थात लिखिए, अर्थात P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 डॉट, इसको लिखेंगे आप, इस सूत्र के नीचे लिखेंगे। है अणु किसे कहते हैं? अणु का मतलब क्या होता है भाई? अणु का मतलब होता है भाई जब हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु होते हैं और अगर हम उनको एक साथ एक समूह में लिख देते हैं तो इसी को हम अणु कहते हैं। परमाणु के बारे में पहले लिखवा दिया, अब अणु के बारे में लिखेंगे। यानी कि दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिलाकर जो भी बनेगा उसको हम अणु कहते हैं। अणु को देखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अणुओं का आकार थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि परमाणु मिल जाते हैं ना जब बहुत सारे, तो उसको हम अणु कहते हैं। ठीक है, अच्छा चलो लिखो उसमें। भाई स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र का मतलब है जो किल्ला रह ले, है ना, और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, जैसे परमाणु जो किल्ला नहीं रह सकता, तो जो किल्ला नहीं रह सकता वो परमाणु, और जो किल्ला रह ले वो अणु। ठीक है, मान लीजिए आप बहुत छोटे बच्चे हो, 5 साल से कम उम्र के, और अगर आपको घर छोड़ के चले जा कहीं मम्मी पापा, तो आप उनके बिना नहीं रह सकते। जिद करते थे ना कि नहीं मैं भी जाऊँगा, क्योंकि छोटे थे। और अगर आप अब बड़े हो गए तो यानी कि एक अणु को अगर आप सब चाहो तो समझ सकते हो अणु। तो भाई जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको कहा कि भाई हम थोड़ा काम से जा रहे हैं, आप घर रहो, तो बच्चा आराम से, नहीं कोई दिक्कत नहीं, बल्कि उसको तो और मौज मिलेगी, है ना, पूरे दिन टीवी देखना, मस्ती करेगा खूब दिन भर, तो क्या होगा, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है ना। तो अगर किल्ला रह सकता है तो अणु, और अगर किल्ला नहीं रह सकता तो परमाणु। परमाणु मीन छोटा सा, छोटी छोटी चीज़ के लिए जिद करना, नहीं मैं तो जाऊँगा, देखा होगा आपने भी। तो कई बार छोटे बच्चे जिद करते हैं तो क्या होता है, एक तरीके से हम उसको परमाणु के नाम से समझ सकते हैं। और अणु जब आप समझदार हो जाओ और कह दो कि नहीं आप बेफिक्र होके जाओ, बेफिक्र होने का मतलब तो मैं भी जानता हूँ कि आप लोग दिन भर जो भी आपके पास मनोरंजन का साधन होगा उसी में खूब मज़े लेंगे, कोई कहने सुनने वाला तो होगा। और जो बच्चे वीडियो में देख रहे हैं भाई वो उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाद हेडिंग लिखेंगे परमाणु तथा अणु में अंतर। ठीक है भाई, परमाणु तथा अणु में अंतर 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आपका एग्रीकल्चर वालों के लिए ये क्वेश्चन जो है भाई पूछा जाता रहता है। परमाणु तथा अणु में अंतर, तो डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो मैंने कहा एक साइड में तो लिखोगे भाई आप परमाणु, बिल्कुल, और एक साइड में लिखेंगे आप अणु। यहाँ लिख लेंगे क्रम संख्या और नंबर 1, वह है सूक्ष्म कण। परमाणु की तरफ लिखो भाई, वह है सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। मैंने कहा कि भाई परमाणु बेचारा इतना छोटा होता है कि अकेला नहीं रह सकता, है ना, तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, ये किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ होगा भाई।
अच्छा, अणु कैसा है भाई? जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है ये भी छोटा ही, लेकिन रह लेगा। जैसे आप लोग हो भले ही अपने मम्मी पापा के लिए अभी भी छोटे, लेकिन मौज में रह लोगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो वह ऐसे लिखेंगे, तत्व या यौगिक का, तत्व या यौगिक का वह छोटा कण। इसमें मैं छोटा लिखूंगा क्योंकि ये ज़्यादा सूक्ष्म नहीं होते, थोड़े बड़े से होते हैं। तत्व या यौगिक का वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अगर इतनी बात सब बच्चे समझ गए तो इसके बाद आप पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे भाई। अगर आप इतनी बात समझ गए हो तो पॉइंट नंबर 2 आप लिखेंगे भाई, ठीक है। तो देखो ये बेचारे रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, वो भाग नहीं लेते, ठीक है। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं और अणु बेचारे ये भाग नहीं लेते भाई। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते, ठीक है। पहले परमाणुओं में टूटते हैं तब भाग लेते हैं। इतनी बात आप समझ लियो भाई, लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। मैंने कहा आपको कि किसी भी अणुओं के बीच में अगर आपको कोई रासायनिक अभिक्रिया करवानी हो तो अणु सीधे भाग नहीं लेने के, पहले छोटे छोटे कणों में टूटेंगे। भाई मान लो आपको चीनी का शरबत बनाना, चीनी के पानी को मतलब बनाना है। अब ये थोड़ा ये कि आप चीनी के जो अणु हैं वो मोटे के मोटे रहेंगे, चीनी घुल जाएगी, ऐसा तो नहीं कह सकते। मतलब चीनी के छोटे छोटे जो कण हैं वो टूटेंगे, छोटे छोटे कणों में टूटेंगे, तब जाके वो पानी में अच्छे से घुलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अणु भी छोटे छोटे कणों में टूटेगा पहले, उसके बाद ही वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट लिखेंगे, एक चीज़ लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पॉइंट, ठीक है। तो 3 पॉइंट में लिखोगे परमाणुओं को इलेक्ट्रॉन, कोमा प्रोटॉन, प्रोटॉन को ऐसे लिखेंगे प्रोटॉन, कोमा न्यूट्रॉन आदि सूक्ष्म कणों में तोड़ा जा सकता है, ठीक है। आदि सूक्ष्म कणों में तोड़ा जा सकता है या समझा जा सकता है, आप कुछ भी समझ लो। मैंने कहा भाई हमारे पास अगर परमाणु के छोटे छोटे कण हैं तो उनके अंदर हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, दुनिया भर के कण छोटे छोटे मिल सकते हैं। लेकिन मेरे भाई हम अणुओं को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में डिवाइड नहीं कर सकते। करेंगे तो पहले परमाणु को करेंगे, फिर इसके बाद परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में तोड़ेंगे, ठीक है। हालांकि अभी मैंने इसकी खोज के बारे में नहीं बताया भाई, छोटा सा चैप्टर के हिसाब से चलना पड़ रहा, लेकिन एक एक चीज़ आपको क्लियर करा दूंगा आगे चैप्टर में, आप इसके लिए परेशान ना होइएगा बिल्कुल भी। तो मैंने कहा अणुओं को सीधे मतलब डायरेक्ट नहीं बदला जा सकता। पहले परमाणु बनेंगे उसके बाद छोटे कण बनेंगे। अणुओं को सीधे ही इलेक्ट्रॉन को मैं ई बना के 0 लिख रहा, आप समझ लो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कोमा प्रोटॉन कोमा न्यूट्रॉन में नहीं तोड़ा जा
सकता है। ठीक है भाई, तो इतना सभी बच्चे एक बार, और ये हमारा चैप्टर भी भाई क्लियर है, ख़त्म हुआ। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में केवल इतना ही चर्चा करेंगे, इससे आगे के जो चैप्टर्स हैं उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर द क्लास।